पिता से यमराज बनने के हालत राजेश के सामने जो भी रहे हों, लेकिन इसमें अकेला वह दोषी नहीं है। इसमें दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने उसे इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया। वह इतना संवेदनशील हो गया था कि जीवित बेटी को कब्र में रखते समय उसके हाथ तक नहीं कांपे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस क्राइम स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटियों पर खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेटे की चाहत में तमाम लोग उन्हें कोख में ही खत्म कर देते हैं। कहानी एक ऐसे ही बाप और बेटी की है। आंगन की किलकारी राजेश ने अपनी ही बेटी को दफनाया जिंदा। कैसे, इस कहानी से हम आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों, जनवरी 2014 को मुरादाबाद जिले के गुरेठा गांव में 2 व्यक्ति पहुंचते हैं। उसमें से एक की गोद में एक बच्चा रहता है और वह बोलता है कि तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज से मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बच्ची मर गई है, अब इसे दफनाना है। दफनाने के लिए हमें फावड़ा चाहिए, हमें शमशान बता दीजिए तो बच्ची को वहाँ हम दफना देंगे। ऐसे दुख में हर लोग चारों तरफ से सहयोग करने लगते हैं। इसलिए फावड़ा आदि लेकर गांव के कई लोग उन दोनों के साथ गांव के ही पास में गांगन नदी की ओर चल देते हैं और गांव का एक आदमी दुकान से बच्ची के लिए कफन का कपड़ा भी खरीद कर ले आता है। गांगन नदी के आसपास के गांव के लोग अपने प्रियजनों को अंतिम संस्कार नदी के किनारे ही शमशान में करते थे। वहीं पर इस बच्ची को भी लेकर के कफन में लपेटकर नदी की तरफ चल देते हैं लोग। नदी किनारे पहुंचकर गांव के एक आदमी ने बच्ची की लाश को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोद दिया था। वह उसे दफनाने ही वाले थे कि उसी समय बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। वह उसे दफनाने ही वाले थे कि उसी समय बच्ची रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उस बच्ची को तो उन दोनों ने मरा हुआ बताया था। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उस बच्ची को तो उन दोनों ने मरा हुआ बताया था। बच्ची के जीवित होने पर उसके पिता और साथ आए युवक खुश होना चाहिए था, लेकिन वे घबरा रहे थे। उनके चेहरे देख करके गांव वालों को शक हो गया और वह समझ गए कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। लिहाजा उन्होंने उन दोनों को घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे यही कहते रहे कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया था। इसके बाद ही तो वे उसे दफनाने के लिए आए थे। यह बात गांव वालों को गले नहीं उतर रही थी। आखिर क्या बातें थी? शोर शराबा सुनकर आसपास के खेतों में काम करने वाले लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। वहां भीड़ देख करके दोनों वहां से भागने का मौका ढूंढने लगे। लोगों ने उन्हें धर दबोचा और उसी समय पाकबाड़ा थाने में फोन कर दिया जाता है। सूचना पाकर थाना प्रभारी तेजेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर सहदेव सिंह के साथ शमशान घाट पर पहुंचते हैं। उन्होंने दोनों लोगों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम राजेश और दूसरे ने दिनेश बताया। उन्होंने जब बच्ची को देखा तो वह जीवित थी। वह 5-6 दिनों की ही लग रही थी। पता चला कि वह राजेश की बेटी है और दूसरा युवक उसका साला है। पास में ही तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज था। पुलिस ने उस बच्ची को अविलंब मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जिससे उसकी जान बच सके। डॉक्टरों ने जब उस बच्ची को देखा तो वे चौंक गए, क्योंकि वह बच्ची वहीं पैदा हुई थी और उसकी मां उस समय वहीं भर्ती ही थी। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची को उसका पिता राजेश जीवित अवस्था में ही ले गया था। उसके मरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मामला गंभीर लग रहा था, इसलिए थाना प्रभारी ने यह सूचना नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र यादव को दे दी और उधर डॉक्टरों ने भी बच्ची को आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र भी थाना पाकबाड़ा पहुंच गए थे और थाना प्रभारी ने उनके सामने राजेश से जब पूछताछ की तो बच्ची को जिंदा दफन करने की
एक चौंकाने वाली कहानी खुल करके सामने आती है। राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के हाफिजगंज का रहने वाला था। वह मोटर मैकेनिक का काम करता था और पिता राम भरोसे को जब लगा कि राजेश अपना घर चलाने लायक हो गया है तो उन्होंने बरेली के ही नवाबगंज में रहने वाले मुक्ता प्रसाद की बेटी सुनीता से उसकी शादी कर दी थी। शादी हो जाने के बाद राजेश के खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए राजेश कहीं दूरी जगह अपने लिए नौकरी ढूंढने लगा। इसी दौरान उत्तरांचल के रुद्रपुर शहर स्थित एक फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई और उस फैक्ट्री में बाइकों की चेन बनती थी। कुछ दिनों के बाद राजेश पत्नी सुनीता को भी लेकर के रुद्रपुर ले गया और वहीं हंसी खुशी से उनके साथ जीवन गुजार रहा था। इसी दौरान सुनीता गर्भवती हो गई और इससे पति पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे। पहली बार मां बनने पर महिला को बहुत खुशी होती है, इस बात को सुनीता महसूस कर रही थी। राजेश भी सुनीता की ठीक से देखभाल कर रहा था, लेकिन सुनीता को 7 महीने चढ़ गए। अब सुनीता को कुछ परेशानी होने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी सुनीता को कुछ एहतियात बरतने के लिए हिदायत दे रखी थी। सावधानी बरतने के बाद भी अचानक एक दिन सुनीता को प्रसव पीड़ा हुई और जिस डॉक्टर के यहाँ सुनीता का इलाज चल रहा था, राजेश पत्नी को तुरंत उसके पास ले गया और चेकअप कराने के लिए बाद डॉक्टर ने सुनीता का चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई, क्योंकि सुनीता के पेट में 7 महीने का बच्चा था। यदि वह 8-8.5 महीने के ऊपर होता तो डिलीवरी कराई जा सकती थी। समय से 2 महीने पहले डिलीवरी करना उस डॉक्टर की नज़रों में मुनासिब नहीं था। ऐसी हालात में सुनीता को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाना जरूरी था। रुद्रपुर में कई नर्सिंग होम तो थे, सुनीता को ले जाया जा सकता था, लेकिन वे महंगे थे। मुरादाबाद अपने पत्नी को लेकर के राजेश चलाता है और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में वह भर्ती करा देता है। वहां 4 जनवरी 2014 को सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची 7 महीने में पैदा हुई थी, इसलिए वह बेहद कमजोर थी। उसे इनक्यूबेटर में रखा जाना बहुत जरूरी था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में तो इनक्यूबेटर थे, उनमें पहले से ही दूसरे बच्चे रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के जॉइंट डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने राजेश को सलाह दी कि वो अपनी बच्ची को किसी अन्य नर्सिंग होम या अस्पताल में दिल्ली ले जाए, क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं है, नाजुक बनी हुई है। उधर इतनी कमजोर बच्ची को देखकर वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने राजेश के मुंह पर ही कह दिया कि ये बच्ची बचेगी नहीं, और यदि बच भी गई तो पूरी जिंदगी अपंग रहेगी। लेकिन राजेश ने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बेटी की जान बचाने के लिए राजेश उसे लेकर मुरादाबाद के साईं अस्पताल पहुंचा और राजेश के साथ उसका साला दिनेश भी था। दोनों साले बहनोई पहुंचते हैं साईं अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराने के लिए। पहले 10,000 रुपये जमा करना होता है, उसके बाद उसके पास समय रुपए नहीं थे। राजेश ने अस्पताल कर्मियों से कहा कि वो बाद में पैसे दे देगा, तब तक हमारा बच्चे का इलाज शुरू कर दिया जाए। राजेश बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था, लेकिन उसने अपने कई सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके भी अपनी स्थिति को बताई, लेकिन पैसे मांगे, पैसे उसे कहीं से भी नहीं मिले। राजेश बहुत परेशान हो गया था। एक बेटी की हालत देख करके बाप को काफ़ी परेशानियां महसूस हो रही थी। ऐसी हालात में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चारों ओर से हताश हो चुके राजेश के कानों में तीमारदारों के शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी और अगर बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराशा और हताश के दौरान
से गुजर रहे राजेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी जिंदगी विकलांग ही रहेगी तो जान बचाने से क्या फायदा, इससे तो अच्छा है यही कि ये मर जाए। इसके अलावा उसके मन में एक बात यह भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो वह उसकी वजह से पूरी जिंदगी परेशान रहेगा। इसके अलावा उसके मन में यह बात भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो इस बच्ची की वजह से पूरी जिंदगी परेशान रहेगा। लिहाजा उसने बेटी को खत्म करने की सोची और इस बारे में उसने अपने साले दिनेश से बात कही। जीजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को खत्म करने को कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला किया तो लेकिन अपने हाथों से दोनों में से किसी की भी उसका गला दबाने का हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे और जब सुनीता पूछेगी तो कह देंगे कि बच्ची की मौत हो गई थी, उसे दफना के आ गए हैं। गड्ढा खोदने के लिए उसके पास कोई चीज नहीं थी, इसलिए वह फावड़ा मांगने के लिए गुरेठा गांव में पहुंचे उन लोग। ऐसी हालात में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब समझा और उसके साथ गागन नदी के किनारे उस जगह पर पहुंचे जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उसकी नन्ही सी जान की आंखें ठीक से खुली भी नहीं थी। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब भी नहीं था। माँ की गोद से पिता के मजबूत हाथों में वह इसलिए आई थी कि वह उसका इलाज कराएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि कन्यादान करने वाले हाथ ही उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। कहानी रोंगटे खड़ा कर देने वाले। लेकिन जैसे ही उसे गड्ढे में ठंडी रेत पर लिटाया जाता है, वह हाथ पर चलाते हुए जोर जोर से रोने लगती है बच्ची। जैसे वह रोते रोते अपने जन्मदाता से पूछ रही होती है कि मेरा कसूर क्या है माँ, मेरा कसूर क्या है पिताजी। मुझे मत मारो, एक दिन में मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगी। मुझे मत मारो, एक दिन मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगी। घर में उजियारा फैलाऊंगी। लेकिन उस समय पिता की संवेदनशीलता नदारद हो चुकी थी। अचानक बच्ची की आवाज़ सुनकर राजेश और दिनेश घबरा गए। वे सोचने लगे कि काश ये 2 मिनट और न रोती तो। बहरहाल उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए और उन्हें पुलिस बुलाकर दोनों को पूछताछ करने लगी। न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उस बच्ची को तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया। वहाँ से इनक्यूबेटर में रख दिया गया और हालात में भी सुधार होने लगा था। उधर सुनीता को इस बात का पता नहीं था, लेकिन बाद में जब उसे पता चला जिस बच्चे को जन्म दिया है उसकी हत्या की कोशिश करने वाला उसका पति जेल में है, इलाके के लोगों को जब यह एक पिता के यमराज बनने की जानकारी हुई तो लोग बच्ची की लंबी उम्र के लिए दुआएं करने लगे। बच्ची के इलाज के लिए कई लोगों ने अस्पताल में पैसे जमा कर बच्चे के इलाज के लिए पैसे का बंदोबस्त करने लगे। लेकिन 1 सप्ताह बाद ही उस बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वैसे यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि राजेश की नीयत बेटी की हत्या करने की नहीं थी, बल्कि वह तो उसकी सुरक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज लाया था और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के कहने पर बेटी को लेकर अपने कई अस्पतालों में घुमा भी था। उसकी मजबूरी यह थी कि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और जिस संगे संबंधियों ने रिश्तेदारों ने उन मदद की गुहार लगाई वो सारे लोग उससे मुंह मोड़ लिए थे। वो निराश होकर के हताश हो चुका था। अस्पताल के वार्ड में मरीजों के तमादारों ने बच्ची के बारे में गलत धारणाएं राजेश के मन में भर दी थी। इन्हीं धारणाओं ने उन्हें यमराज बनने के लिए मजबूर किया। इन्हीं बातों से उसकी संवेदनशीलता को हर लिया था। कहते हैं कि माँ का दूसरा रूप मामा होता है, लेकिन उस समय दिनेश का भी दिल नहीं पसीजा था। वह भी कंस मामा बन गया था। पिता से यमराज बनने के हालात राजेश के सामने चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इसमें अकेला वह दोषी नहीं है। इसमें दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने उसे इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इसी तरह के क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर एक ऐसे ही क्राइम स्टोरी लेकर के नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। सब खैर, आदाब।